Now the force acting between charges. Basically, there are two types of force, attraction and repulsion. तो जब दो चार्जेस जिन्हें हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस या सेम नेचर चार्जेस, इनको पास पास रखा जाए तो जो फोर्स होगा इट विल बी रिपल्सन फोर्स, एंड ड्यू टू रिपल्सन फोर्स दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सो बोथ चार्जेस मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये कंडीशन हो सकती है आइदर बोथ चार्ज आर पॉजिटिव चार्ज, either both charge are negatively charged. In both cases, repulsion force act between the charges. Now, the attraction force acts when the charges are of opposite nature. We can say that unlike charges. Unlike charges means one charge is positive and another charge is negative. Then the force is attraction force. Due to attraction force, charges moves towards each other. Now, there is also one condition when attraction force can be active between charges. In this condition, one object may be either positive, either negatively charged, but another object is uncharged. Means the charge on second object is zero. तो जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसकी कॉन्सेप्ट या थ्योरी ये है कि ये प्लस चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोज है इसके, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव होगा। सो अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर इस थ्योरी पर उसको सॉल्व करूंगा। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pair 1 2 2 4 4 1 shows electrostatic attraction, while pair 2 3 4 5 shows repulsion. Then ball 1 may be positive charge, negative charge, either positive negative charge or neutral charge. तो हम इस क्वेश्चंस को एज्यूम करके एक डायग्राम स्केच करते हैं। Suppose there are 5 balls, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेयर 1 2 2 4 and 4 1 shows electrostatic attraction। इसका मतलब है 1 2 2 4 और 4 1 ये हर हालत में अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे। ये अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे। अब अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इसको प्लस क्यू माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा हमको? माइनस क्यू। अब अगर ये माइनस क्यू है तो 4 वाली अट्रैक्शन अगर शो कर रही है तो ये डेफिनेटली प्लस क्यू होगा। लेकिन इस केस में 4 और 1 4 और 1 प्लस प्लस होने के कारण अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन शो करने लगेंगे। इसलिए ये जो हमने कंडीशन एज्यूम की है ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका अपोजिट भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। 2 3 एंड 4 5 शो रिपल्सन, तो 2 3 रिपल्सन, 4 5 रिपल्सन। तो अगर 2 और 3 रिपल्सन शो कर रही है तो अगर ये नेगेटिव माना है तो डेफिनेटली इस पर भी नेगेटिव होगा। 4 5 रिपल्सन शो कर रही है, अगर ये पॉजिटिव माना है तो इस पर भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से ये रिपल्सन शो कर सकती है अगर थर्ड और नेगेटिव रखे और फोर्थ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 और 4 अट्रैक्शन शो नहीं कर रही, तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन को बनाओगे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर आप बॉल 1 को न्यूट्रल चार्ज मान लें। तो अगर हम बॉल 1 को न्यूट्रल माने, न्यूट्रल चार्ज का मतलब है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तब देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बिल्कुल हो जाएगी। अगर इस पर चार्ज जीरो है, इस पर अगर चार्ज जीरो है
तो सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच अट्रैक्शन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 1 और 4, अगर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अट्रैक्शन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो और दूसरी अनचार्ज्ड हो तब भी उसके बीच फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो अगर हम इसको न्यूट्रल माने तो ये 2 और 1 अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये न्यूट्रल है, ये 4 है, इनके बीच भी अट्रैक्शन लग सकता है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। और फिर कहा है कि 2 और 4, तो 2 और 4 के बीच भी अट्रैक्शन लग सकता है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये भी अट्रैक्शन लग सकता है। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। रिपल्सन वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली पहले ही फुलफिल हो चुकी थी, तो वो इजिली एक्टिव होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी हो सकती है व्हेन बॉल फर्स्ट इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल चार्ज। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली इंडक्शन ऑफ चार्ज तब होता है जब किसी चार्ज्ड रॉड को, कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इट इज ब्रिंग क्लोजर टू न्यूट्रली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मीन्स जिस पर अनचार्ज्ड होती है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज रॉड है, इस चार्ज को कहा जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। और ये जो चार्ज रॉड है, ये न्यूट्रली चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और हाफ पोर्शन इसका अपोजिट चार्ज से डेवलप होता है और रिमेनिंग बैक साइड का जो हाफ है उस पर सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है। तो जो चार्ज फ्रंट साइड पर डेवलप्ड होता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसकी मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड एज q डैश इक्वल्स टू माइनस q 1 माइनस 1 बाई के। ये फॉर्मूला है जिससे हम इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें फिर से समझना है कि हाउ इंड्यूस चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जब किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के क्लोज लाते हैं तो उसकी फ्रंट हाफ सरफेस अपोजिट चार्ज से आ जाता है और बैक साइड पर सेम चार्ज नेचर का चार्ज क्रिएट होता है। और जो इन हाफ पोर्शन पे जो चार्ज होता है इसे हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। के इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ये जो प्रॉपर्टी है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जनरली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे माइका के लिए 5 और 6 होती है। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है क्यू डैश, वो हर हालत में जो क्यू डैश की वैल्यू होती है वो क्यू से कम हो जाएगी मैथमेटिकली। अगर हम देखें के की वैल्यू 1 अपॉन के लेस हो जाएगा, 1 माइनस, तो क्यू डैश इज लेस देन क्यू। लेकिन मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो अगर हम इसके लिए इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। सो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, सो क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू। So it is very important point that only in case of metal induced charge is equals to inducing charge. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखना है कि नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। पहले भी चार्ज जीरो था, इंड्यूस्ड हुआ चार्ज, ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जितना नेगेटिव इंड्यूस्ड हुआ है उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ऑन अ सिस्टम नेट इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज जीरो। इसीलिए हम इसको एक प्रकार का स्यूडो चार्ज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इंड्यूस चार्ज की थ्योरी थी। इस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, इससे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी placed in contact are supported on insulated stand. What kind of charge will develop on A and B when a positive charge rod is placed near sphere A? What will be the nature of charge when both spheres are separate? तो ये जो क्वेश्चन है ये इंडक्शन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। हम इसमें इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो एक बार और रीड करते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट,
ये डायग्राम बहुत क्लियर है, ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में है एंड आर सपोर्टेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। तो ये इंसुलेटेड जो स्टैंड है इनका रोल ये है कि ये जो इंसुलेटेड स्टैंड है दे अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन अर्थ। तो इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए है ताकि इस पे जो भी चार्ज डेवलप हो वो अर्थ की ओर ना जाए। Now, what kind of charge will develop on A and B when a positive charge rod is placed near sphere A? तो ये जो रॉड है इसको हमने इसके सिस्टम के क्लोज में लाया। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्शन थ्योरी अगर ये प्लस क्यू चार्ज है जिसे हम बोलते हैं ऑलरेडी इंड्यूसिंग चार्ज, तो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में एक पूरा दोनों स्फीयर एक सिस्टम कहलाएंगे और इसका जो हाफ पोर्शन होगा वो स्फीयर ए होगा और रिमेनिंग हाफ बी होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो पॉजिटिव चार्ज है इसके हाफ पोर्शन मतलब स्फीयर ए पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगी और स्फीयर बी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगी। तो हम इसका आंसर देंगे अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम इसके पास लाते हैं तो स्फीयर ए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और स्फीयर बी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पॉसिबल है। अगर नेगेटिव चार्ज रॉड हो तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर नेगेटिव चार्ज रॉड को हम क्लोज लाएंगे तो ए पर अपोजिट नेगेटिव का अपोजिट, तो आंसर होगा ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज की बात करें तो पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 होगी। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज व्हेन बोथ स्फीयर्स आर सेपरेटेड। हम दोनों स्फीयर्स को अलग कर देते हैं। तो जब हम दोनों स्फीयर्स को अलग कर देते हैं तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रॉड है जो इंड्यूसिंग चार्ज है, ये प्लस क्यू है। अब जब हम इनको सेपरेट कर देते हैं, कॉन्टेक्ट इनका हटा देते हैं, नाउ दे बिकम्स टू ऑब्जेक्ट्स। अब एक ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जो कांटेक्ट में थे तब वो सिंगल सिस्टम था, एक ऑब्जेक्ट था। अब अगर इनको सेपरेट कर दिया तो दो सिस्टम बन गए हैं और ये दो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके हाफ पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और रिमेनिंग हाफ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। ये वाला जो चार्ज है इसके फ्रंट हाफ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, बैक हाफ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो अगर देखा जाए तो ये स्फीयर एक खुद एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है और इस पर जो नेट चार्ज होगा जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ये अभी भी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड होगा व्हेन दे आर सेपरेटेड। और बी पर भी सेम नेट चार्ज 0 होगा और ये भी अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ही बना रहेगा बिकॉज इंड्यूसिंग चार्ज इज अ स्यूडो चार्ज। नेट इंड्यूस चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर होगा व्हेन दे आर सेपरेटेड बोथ बिकम्स न्यूट्रली चार्ज्ड।